हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रोक्ति विश्लेषण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें इस लेक्चर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। उसके साथ ही आपको जो हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, ठीक है। जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 पेपर 2 है वो आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो पेपर 1 जो है वो आपको किसी भी प्रकार का फीस देना नहीं होता है, आप उसे कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रीयूजेबल टेस्ट होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है उसके लिए खाली आपको फ़ीस देना होगा, मतलब दोनों का लिंक अलग होता है। तो यदि आप चाहें तो ले सकते हैं पेपर 2, नहीं तो जो पेपर 1 है उसी से आप एक बार टेस्ट कैसे होता है वो सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 का जो फीस होता है वो 500 रुपीज़ का होता है, और उसमें आपको पिछले जो ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं, तो उसके 6 सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक ईयर में 2 एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुए थे, तो 6 सेट्स आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है, पेपर 2 के लिंक में, ठीक है। तो ये सभी आपको यूडेमी में एक वेबसाइट है, ठीक है। तो उसी में आपको ये सभी डिज़ाइन करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रोक्ति विश्लेषण के बारे में। तो यदि मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोक्ति विश्लेषण क्या है, सीधे ऐसा कोई डायरेक्ट प्रश्न आता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो परिचय देंगे। तो परिचय में प्रस्तावना या परिचय कहिए, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो परिचय देंगे कि प्रोक्ति है क्या चीज़। फिर उसके बाद जो कितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सभी आपके जो सब टॉपिक्स हैं वो आप विषय में बताएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो विषय में आप जितने भी सब टॉपिक्स हैं प्रोक्ति से रिलेटेड वो सभी आपको विषय में बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा थर्ड जो स्ट्रक्चर में थर्ड लेवल होता है उसको हम विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसको हम विश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषण में जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि उसने जो कुछ भी आंसर लिखा होगा विषय में, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उसका रेफरेंस बताता है, ठीक है, विश्लेषण में, कि उसने ऐसा क्यों लिखा, कैसे लिखा, उसको ऐसा क्यों लगा कि वो आंसर ऐसा सही है, ठीक है। और उससे संबंधित जो भी वाद विवाद हैं, विषय से संबंधित जो भी वाद विवाद हैं या फिर जो आलोचनाएं हैं, ये सभी विश्लेषण में हम लिख सकते हैं। या फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। विश्लेषण में बहुत हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक होती है, ठीक है। विश्लेषण थोड़ा आपको क्या लगता है उस टॉपिक के ऊपर आप वो भी विश्लेषण में लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रोक्ति क्या चीज़ है ये पहले जान लेते हैं। तो प्रोक्ति कुछ नहीं है, भाषा का ही एक रूप है, ठीक है। तो भाषा का जो प्राकृतिक परिवेश में प्रयोग होता है उसी को यहाँ पर प्रोक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो प्रा से प्रकृति, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक परिवेश में सहज सिद्ध तरीके से भाषा का प्रयोग जब होता है उसको हम प्रोक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर पूछेंगे आपकी प्राकृतिक परिवेश क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कोई एक बात लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में हम लेते हैं कि मैं सुबह उठ गया, ठीक है। और मैं सुबह उठकर बाहर गया। तो बाहर गया तो मुझे अपना एक मित्र मिल गया, ठीक है। तो मुझे देखते ही उसने कहा कि कैसे हो,
और क्या मतलब सभी कैसे हैं ये सब पूछने के बाद उसने कहा कि चलो थोड़ा कुछ मिठाई सब खा लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ उसने मुझसे कहा। अब उससे मुझे समझ आ गया कि मेरा जो मित्र है उसके घर में कुछ तो अच्छा हुआ है, इसीलिए वो मुझे मिठाई खिलाना चाहता है, ठीक है। अब ये सभी घटना जो हुई तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं मिठाई खाने तुम्हारे घर ज़रूर आ जाऊंगा बाद में, ऐसा मैंने कहा। और मैं फिर जहाँ मुझे जाना था मैं चला गया, ठीक है। तो जब ये सभी हमारा वार्तालाप है प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ, तो ये सभी जो प्रक्रिया है इसी को प्रोक्ति कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक परिवेश भी इसमें प्रमुख होता है। अब जैसे उसने कहा मुझसे कि घर चलो मिठाई खाने, ठीक है, तो साधारण भाषा में इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मुझे मिठाई खिलाना चाहता है, लेकिन सामाजिक परिवेश में या सांस्कृतिक परिवेश में क्या हुआ कि उसके घर में कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। तो प्रोक्ति यही है, ठीक है। तो प्रोक्ति में क्या होता है कि जो भाषा की सामाजिक सहज परिवेश होती है उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसको और भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे भाषा प्रकार्य, ठीक है। तो भाषा प्रकार्य का मतलब होता है लैंग्वेज के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शंस, या इसको और भी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि भाषा के प्रमुख कार्य, ठीक है, इसी को प्रकार्य कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भाषा है उसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको याद रखना है कि भाषा के प्रकार्य के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। एक विचार है पाश्चात्य भाषा विज्ञान के अनुसार, ठीक है, और एक विचार है हमारा, वो है भारतीय भाषा विज्ञान के अनुसार, ठीक है। तो भाषा प्रकार्य के संबंध में हमारे जो पुस्तक हैं उसमें पाश्चात्य भाषा विज्ञान के अनुसार जो चीज़ें बताई गई हैं उसको डिटेल में दिया गया है, और भारतीय भाषा विज्ञान से संबंधी बात जो है उसको खाली एक पैरा में लिख दिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ उतना हमको देखने को नहीं मिलेगा, खाली 2-3 लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पाश्चात्य भाषा विज्ञान संबंधी भाषा प्रकार्य है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 लोगों को याद रखना है। इसमें एक का नाम है ब्लूयर, ठीक है, ब्यूलर, ठीक है, ब्यूलर। फिर इन्होंने जो सिद्धांत बताया ब्यूलर ने भाषा प्रकार्य के संबंध में, उन्होंने इनसे संबंधित 3 सिद्धांत बताए। फिर उसके बाद एक और हमारे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है याकोब्सन, ठीक है, याकोब्सन। इन्होंने ब्यूलर ने जो बताया उसमें और 3 बातें जोड़ दी, ठीक है, तो 6 हो गए। फिर उसके बाद हेलिडे, ठीक है, हेलिडे ने फिर अलग से कुछ बातें बताई, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 लोगों की बातें याद रखना आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। तो जो भाषा प्रकार्य है उसके संबंध में ब्यूलर ने लिखा है कि इसके प्रमुख कार्य जो हैं भाषा के प्रकार्य मतलब भाषा के प्रमुख कार्य, ठीक है। तो जो ब्यूलर हैं उन्होंने लिखा है कि समुद्दिष्ट प्रकार्य,
क्रियावृत्तिक प्रकार्य और भावबोधक प्रकार्य। ठीक है, इनको आप कैसे याद रखेंगे अब तीनों बातों को? ठीक है, इसके लिए कोई सेंटेंस बना लीजिए कहानी जैसा, जिससे कि आप इन तीनों को याद रख लें। ठीक है, जैसे ब्यूलर ने भाषा प्रकार्य के संबंध में ब्यूलर ने भाषा प्रकार्य से संबंधित सिद्धांत के बारे में कहा कि समुद्दिष्ट से क्रियावृत्तक और क्रियावृत्तक से भावबोध प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से एक लाइन बना के याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही सिद्धांत आप दूसरे बातों को भी याद रखने के लिए कर सकते हैं जहाँ अधिक पॉइंट्स हों। तो देखते हैं ये सिद्धांत है क्या चीज़। तो जो समुद्दिष्टिक प्रकार्य है उसमें क्या होता है कि जो वक्ता होता है तो वक्ता का ध्यान बिंदु विषय वस्तु पर रहता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हुआ? वक्ता हुआ। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हुए? श्रोता हुए। समझ में आया? जैसे मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में भी कुछ है। जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है, वो हम दोनों के बीच एक माध्यम है। इसी के साथ मैं जो आपको विषय पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? हमारा विषय वस्तु है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर समुद्दिष्ट प्रकार्य का मतलब विषय वस्तु है। ठीक है, तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ विषय वस्तु, वही समुद्दिष्ट प्रकार्य के अनुसार प्रमुख है। ठीक है, जैसे समुद्दिष्ट प्रकार्य में वक्ता का ध्यान विषय वस्तु पर रहता है। ठीक है, जैसे मेरा ध्यान अभी इस बात पर है कि मैं आपको ये लेक्चर कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो समुद्दिष्ट प्रकार्य में यही प्रमुख बात होती है कि जो वक्ता होता है उसका ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्रियावृत्तिक प्रकार्य, इसमें क्या होता है कि वक्ता का ध्यान बिंदु श्रोता होता है। भाषा का प्रकार्य श्रोता को किसी अभिष्ट क्रिया करने की ओर प्रेरित करना है। यह आदेश, अनुरोध, प्रतिबोधन आदि हो सकता है। तो इसमें मेरा, अब मान लीजिए कि मैंने आपको यूजीसी नेट का एक जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके बारे में आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा, लेक्चर के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। तो उसको आप क्रियावृत्तिक प्रकार्य मान सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें मैंने आपसे कहा था कि उसके क्या आप उसको लेने से आपको क्या उसके उपयोग हैं, ये सभी बताया था। तो उसमें क्या है, मेरा ध्यान जो है वह विषय वस्तु पर नहीं है, वो तब मेरा ध्यान श्रोता पर है। ठीक है, समझ में आया बात आपको? मेरा ध्यान यूजीसी नेट के ऑनलाइन टेस्ट पर नहीं था, तब मैं आप पर ध्यान दे रहा था क्योंकि मैं अपना बात आप तक पहुंचाना चाहता था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो क्रियावृत्तिक प्रकार्य होता है उसमें श्रोता का ध्यान नहीं, उसमें वक्ता का ध्यान श्रोता पर होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। और जो भावबोधक प्रकार्य होता है इसमें भाषा का ध्यान बिंदु स्वयं वक्ता होता है। यहाँ भाषा का कार्य आत्म अभिव्यंजना या सृजना है। इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि मैंने कोई अच्छी मिठाई खा ली है तो मैं अपने आप में सोचने लगता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी मिठाई थी, लेकिन मैंने कितने दिन से इसको खाया ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये मिठाई इतनी अच्छी होगी। ऐसा मैं सोचकर अपने आप में ही बहुत खुश हो रहा हूँ। तो इसी को यहाँ पर भावबोधक प्रकार्य कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें भाषा का व्यवहार केंद्र बिंदु स्वयं वक्ता होता है। ठीक है, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाषा व्यवहार का केंद्र मैं स्वयं हूँ। ठीक है,
आत्मा अभिव्यंजना का मतलब होता है आत्मा अभिव्यक्ति, ठीक है। जैसे मैं खुश हो रहा हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं भी होगा तो हो सकता है मैं कहूँ कि अरे वाह, ऐसा मैं कह दूँ, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से भावबोधक प्रकार होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, जब कुछ अच्छा घटता है तो सामने वाला व्यक्ति पहचान का हो या ना हो, सुने या ना सुने बात अलग है, कह देगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो कम से कम अरे ऐसा कुछ तो कहेगा, ठीक है। तो यही भावबोधक प्रकार होता है। फिर उसके बाद याकोब्सन आए 1960s में, और इन्होंने इस सिद्धांत में और 3 सिद्धांत जोड़ दिए और इसको बढ़ा के 6 बना दिया गया फिर इस प्रकार्य को। तो इसमें संपर्क प्रकार्य है, काव्यात्मक प्रकार्य है, अधिभाषिक प्रकार्य है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए भी आप एक कोई कहानी बना सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो पहले की कहानी को कंटिन्यू करता हूँ मैं अभी, ठीक है। आप कोई और कहानी भी बना सकते हैं वैसे। तो जो ब्यूलर हैं उनके अनुसार भाषा प्रकार के बारे में उन्होंने कहा कि समुद्दिष्ट क्रियावृतक भाव बोधक प्रकार को प्रभावित करता है। लेकिन इस बात से याकोब्सन जो हैं उनको लगा कि इस सिद्धांत में और 3 बातों को जोड़ देना चाहिए। इस कारण से उन्होंने ब्यूलर के सिद्धांत में 3 और बातें जोड़ दी और कहा कि संपर्क से काव्य और काव्य से अधिभाषिक प्रकार्य भी प्रभावित होता है, ठीक है। संपर्क से काव्य और काव्य से आधिभाषिक प्रकार्य प्रभावित होता है। इस प्रकार से आप कोई कहानी बना के याद रख सकते हैं ये सभी बात, ठीक है। तो संपर्क प्रकार्य क्या होता है वो देखते हैं, ठीक। तो जो संपर्क प्रकार्य होता है, इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, ठीक है। संपर्क प्रकार्य 2 व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क स्थापित करने तथा बनाए रखने में सहायक करता है। जैसे ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि जो हमारा अभी क्लाइमेट है वो तो बहुत ख़राब है, ठीक है। या फिर कहेगा कि समाज तो अभी उतना अच्छा नहीं है, या कुछ भी कह सकता है ऐसा बात, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि हमसे जो वार्तालाप है वो प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा है। तो ये इसी को संपर्क प्रकार्य कहा जाता है, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास होता है। फिर उसके बाद काव्यात्मक प्रकार्य, इसमें क्या होता है कि संदेश को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, खाली इसमें जो संदेश कहने की शैली होती है, मतलब बात करने की जो शैली होती है वही प्रमुख है। और भी साधारण भाषा में कहें तो कविता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसको काव्यात्मक प्रकार्य कहते हैं, ठीक है। तो भाषा के कार्यों में काव्य भी एक कार्य है, ठीक। फिर आदिभाषिक प्रकार्य, इसमें तो हमने अभी तक इनके बारे में जान लिया। फिर उसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में। तो आदिभाषिक प्रकार्य में भाषा का प्रकार्य स्वयं भाषा के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बाह्य जगत के लिए भी कुछ नहीं होता और मनोजगत के लिए भी कुछ नहीं होता। तो केवल इसमें स्वयं भाषा को ही महत्व दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा कठिन है आदिभाषिक प्रकार्य, खाली एक लाइन इसके लिए हम लिख सकते हैं कि आदिभाषिक प्रकार्य जो होता है वह स्वयं भाषा
के लिए भाषा के महत्व के लिए होता है, इतना खाली लिख सकते हैं। ये थोड़ा डिफाइन करने में कठिन है, ठीक है। फिर उसके बाद हेलिडे आते हैं। हेलिडे जो आए उन्होंने 1970s में फिर एक सिद्धांत बताया जिसमें 3 सब टॉपिक्स हैं भाषा प्रकार्य के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यय साधन प्रकार्य, अंतर्वैयक्तिक प्रधान प्रकार्य, पाठ्यात्मक प्रकार्य, ये 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय प्रधान प्रकार्य में क्या होता है कि अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त भाषाई रूप दिया जाता है। फिर अंतर्वैयक्तिक प्रकार्य में क्या होता है कि इसमें सामाजिकता पर अधिक बल दिया जाता है। फिर पाठ्यात्मक प्रकार्य में भाषाई विकल्पों के चयन और पाठ्यबद्ध करने के संबंध में इसमें बात होती है, ठीक है। मतलब तीनों सिद्धांतों में क्या है कि सब बात एक ही है लेकिन अलग अलग प्रकार से कहा गया है, ठीक है। तो इसको क्या प्रकार हैं ये थोड़ा याद रखने वाला बात होगा, ठीक है। तो हेलिडे के अनुसार प्रत्यय प्रधान से अंतर्व्यक्ति प्रधान प्रभावित हुआ, तो इसको देखकर पाठ्यात्मक रूप में काव्य लिखा गया। ऐसा आप कुछ कहानी बना सकते हैं जिससे कि आपको ये नाम याद रहे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोक्ति के संबंध में यहाँ पर कुछ बातें हमको दी जा रही हैं, तो इसको एक अच्छे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में देखिए कि उदाहरणार्थ पार्क में सुबह टहलने गए 2 सज्जन मिल जाते हैं, तो दोनों नमस्ते कहते हैं और बाद में कुछ देर दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद नमस्ते करके मतलब दोनों चले जाते हैं, तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस सामाजिक क्रिया में जो भाषा व्यवहार है प्रारंभ से लेकर अंत तक, वो सभी एक पूर्ण समाज भाषा वैज्ञानिक इकाई है, ठीक है। तो समाज भाषा वैज्ञानिक इकाई है ये सभी प्रक्रिया, तो इसी को प्रोक्ति कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक परिवेश है वो भी आता है और भाषा वैज्ञानिक परिवेश है वो भी, दोनों मिलते हैं, तब जाकर इसको हम यहाँ पर प्रोक्ति कहते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है भाषा का, ठीक है। फिर प्रोक्ति के प्रारूप दिए गए हैं। तो प्रोक्ति के प्रारूप में क्या है, वार्तालाप, भाषण, ठीक है, इसको प्रारूप कहते हैं। मतलब भाषा के कुछ रूप होते हैं, ठीक है, उसके संबंध में दिया गया है। तो वार्तालाप और भाषण, तो वार्तालाप क्या होता है, जब 2 व्यक्ति बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मित्र बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो वो तो सही कह रहे हो लेकिन बात कुछ और है। तो मैं कहता हूँ कि क्या बात है बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वार्तालाप हुआ। इसमें फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक लेने के बाद हम कुछ बात करते हैं, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इसी को वार्तालाप कहते हैं। फिर भाषण, भाषण में वक्ता श्रोता ये दोनों होते हैं। तो वक्ता प्रमुख होता है भाषण में, मतलब जब कोई भाषण दे रहा हो तो वो थोड़ी ना किसी से फीडबैक लेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या कमी लगी आप बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भाषण होता है वो वक्ता बताते हुए आगे चला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे नहीं कह पा रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का भाषण समझ लीजिए,
और यदि कोई ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसमें मैं और आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वह एक ही साथ ऑनलाइन में बैठे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लेते हैं तो मैं उत्तर दे देता हूँ, वो वार्तालाप हो गया। ठीक है, ऐसे। तो ये भाषा के प्रारूप में दो प्रकार भेद हैं, एक है वार्तालाप और दूसरा है भाषण। फिर उसके कुछ अन्य भेद भी बताए गए हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए, खाली देख लीजिए। स्ववार्तालाप, स्वभाषण। ठीक है। प्रोक्ति विश्लेषण, इसमें प्रोक्ति का महत्व बताया जा रहा है। ठीक है, प्रोक्ति हमने पढ़ा था ना अभी कि प्रोक्ति क्या होता है। तो भाषा की जो सामाजिक भाषा वैज्ञानिक इकाई होती है उसी को प्रोक्ति कहते हैं। ठीक है, और भी परिभाषा आपको बड़ा करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भाषा की सामाजिक प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक परिवेश में भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, उसी को प्रोक्ति कहते हैं। तो इसमें प्रोक्ति का विश्लेषण हम महत्व जो होता है वह मतलब हम कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रोक्ति विश्लेषण में कुछ बातें हैं, जैसे घर परिवार का परिवेश, जीविका कार्य का परिवेश, सामाजिक परिवेश, शिक्षण प्रशिक्षण परिवेश, सामाजिक प्रबंधन का परिवेश। बात वही है, घुमा फिरा कर हमने अभी तक जो बात की थी उसी को यहाँ पर एक थोड़ा स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर एक एक पैरा आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आपके पास टाइम है तो अच्छा होता है। बुक्स में जब जो भी आपको दिया गया है पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी नाम अगर आपको याद हो जाता है और प्रोक्ति का मतलब होता क्या है वो आपको याद हो जाता है तो इसका आंसर आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे घर परिवार का परिवेश। ठीक है, तो ये सभी आप लिख सकते हैं उदाहरण देकर। जैसे घर में कोई बोलता है कि तुम तो सूरज की तरह हमेशा चमकते रहते हो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि तुम जो है हमेशा बहुत ही एक्टिव रहते हो। ठीक है, तो घर में ऐसा कोई कहता है तो इसका यही मतलब निकलता है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण उदाहरण देकर भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी प्रोक्ति विश्लेषण में आता है। फिर उसके बाद जीविका कार्य। ठीक है, इसका भी आप एक प्रोक्ति विश्लेषण से संबंधित उदाहरण देकर इसको बता सकते हैं। जैसे जीविका प्रकार का मतलब होता है जहाँ हम काम करते हैं। ठीक है, या जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसको कहते हैं। तो वहाँ का एक उदाहरण दे दीजिए। जैसे अब मान लीजिए कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी बना नहीं हूँ। तो मान लीजिए यदि हूँ तो मैं कहता हूँ अपने जो विद्यार्थी है उसे कहता हूँ कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लगे हो आजकल। ठीक है, तो उस क्लास में जो विद्यार्थी होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने उस पर व्यंग्य किया है कि वो बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है और दिख भी नहीं रहा है बहुत दिनों से। तो कभी दिख गया तो मैंने कहने लगा कि तुम तो बहुत पढ़ने लगे हो आजकल। ऐसा मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो जीविका क्षेत्र में भी प्रोक्ति का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, फिर सामाजिक संदर्भ का परिवेश। तो इस प्रकार से
प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो प्रोक्ति विश्लेषण में खाली आप ये 5 सब हेडिंग्स जो हैं वो दे सकते हैं। घर परिवार का परिवेश, जीव का परिवेश, सामाजिक परिवेश, शिक्षण का परिवेश, सामाजिक प्रबंधन का परिवेश, ठीक है। इसको देने के बाद आप एक एक उदाहरण दे के थोड़ा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद हमारा सब टॉपिक है पाठ। तो पाठ क्या होता है, ठीक है, पाठ क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है। खाली समय में किसान बैल की खूब देखरेख करता था। दोनों कड़ी मेहनत करते थे। बेचारे बैल को भी कुछ भी खाना पड़ता था। फिर उसके पास एक बैल था, उसको अपने मालिक से कोई शिकायत ना थी। एक किसान था, पर बैल बड़ा संतोषी था। किसान के साथ रहते रहते बैल बूढ़ा हो गया, फिर भी किसान का गुजारा मुश्किल से चलता था। अब इन सभी लाइनों को यदि हम एक पैराग्राफ में लिख दें तो भी इसका कोई अच्छा अर्थ निकल कर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लाइन जो हैं वह जो स्थान पर होने चाहिए वो स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर प्रोक्ति नहीं है, ठीक है, मतलब जो भाषा का एक पूर्ण कार्य होता है वो इस कहानी के संदर्भ में नहीं हुआ है, तो ये प्रोक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन यही बात जब हम यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में, एक किसान था, उसके पास एक बैल था। किसान के साथ रहते रहते बैल भी बूढ़ा हो गया। दोनों कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी किसान का गुजारा मुश्किल से चलता था। बेचारे बैल को भी रूखा सूखा खाना पड़ता था, पर बैल संतोषी था। उसके अपने मालिक से कोई शिकायत न थी। वह जानता था कि उसका मालिक कंजूस नहीं है और उसको बहुत प्यार करता है। खाली समय में किसान बैल की खूब देखरेख करता था। अब देखिए दोनों उदाहरण में कितना डिफरेंस है। पहले उदाहरण में आपको कुछ तो समझ में आ रहा था, लेकिन वहाँ पर कहा क्या जा रहा है इसका पूरा अर्थ निकल कर नहीं आया, लेकिन इसमें निकल कर आ गया, ठीक है। तो साधारण भाषा में ये बात यही है कि इसी को हम पाठ कहते हैं, ठीक है। जब भाषा जो है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक पैराग्राफ में उपयोग की जाती है, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से भाषा का प्रयोग होता है, तो उसी को हम यहाँ पर पाठ कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए भाषा का जो पाठ है उससे संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं इसमें। तो पाठ क्या होता है वो देखते हैं। जब आपने एक पैराग्राफ देखा है तो उस पर पुनः सर्जित कर लिया और उसे पाठ बना ही लिया। आप अंतर सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि आपने ऐसी क्रमबद्धता क्यों की। मतलब पहले तो पाठ क्रम में नहीं था, फिर उसके बाद हमने इसको क्रम में डाला, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको क्या क्या संकेत वाक्यों से मिले, ठीक है, फिर क्रम संयोजन ने आपको क्या सहायता पहुंचाई, अर्थ की दृष्टि, ये सभी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इन पर कई प्रकार से विचार कीजिए और फिर देखिए अगले अनुच्छेद में। तो जो भी हो, साधारण भाषा में इतना ही समझ लीजिए कि जो भाषा की श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम उसको एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करते हैं तो उसी को पाठ कहा जा रहा है। पैराग्राफ ही नहीं, किसी भी बात को जब हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्रम से लगाते हैं उसको, ठीक है, प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रम से लगा के उसको एक अच्छा रूप देते हैं तो उसी को पाठ कहा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है समशक्ति। इसको क्या कहते हैं? समशक्ति। ये आपका एक सब टॉपिक है, ठीक है, आपके चैप्टर का ये सब टॉपिक है। तो समशक्ति क्या चीज़ होती है? तो हेलिडे हसन दो लोग हैं,
तो हेलिडे और हसन के अनुसार क्या होता है वो बताया गया है। प्रत्येक वाक्य अपने पूर्व वाक्य या कभी कभी अपने बाद के वाक्य से किसी न किसी प्रकार श्रृंखलित होता है। ठीक है, पिछले उदाहरण में हमने देखा था ना, जैसे हमने पैराग्राफ को जब ठीक से पढ़ा तो क्या है कि प्रत्येक वाक्य अपने पूर्व वाक्य से, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए एक बात कि किसान के साथ रहते, ठीक है, तो यहाँ पर कौन रहता था, ये बात का पता आपको कैसे चला? क्योंकि इससे पहले की जो लाइन है उसमें आपने पढ़ा था कि उसके पास एक बैल था। ठीक है, तो इसमें श्रृंखला बन गई। ठीक है, पहले लाइन की जो श्रृंखला है वह उसके पिछले लाइन से श्रृंखलित है, मतलब उससे रिलेटेड है। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। समशक्ति का मतलब यही होता है कि प्रत्येक वाक्य अपने पूर्व वाक्य से या कभी कभी अपने बाद के वाक्य से जब श्रृंखलित होता है तो इस प्रक्रिया को समशक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, व्याकरण आधारित समशक्ति, अर्थ आधार समशक्ति। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है और डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक, फिर उसके बाद पाठ विश्लेषण। तो पाठ विश्लेषण में क्या होता है कि जो भी हमने भाषा का प्रयोग किया है उसके संबंध में विश्लेषण होता है। ठीक है, पाठ विश्लेषण मतलब वो बैल की कहानी को ही आप ले लीजिए। तो पाठ विश्लेषण में क्या होता है कि उस पैराग्राफ में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया, ठीक है, उसमें किस प्रकार से उसकी आशय की पूर्ति हुई, उसका उद्देश्य क्या था, उस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उस पैराग्राफ के माध्यम से को किस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास हुआ, वह पैराग्राफ जो है वो मनोरंजक था या शिक्षाप्रद था। इस प्रकार से कुछ विश्लेषण जब होता है किसी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखी गई एक भाषा की इकाई का या पैराग्राफ का या पुस्तक का। ठीक है, पाठ का मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ भी हो सकता है या फिर एक पुस्तक भी हो सकता है या फिर कोई एक छोटी कहानी भी हो सकती है। ठीक है, पाठ का मतलब बहुत विस्तृत है उसका अर्थ। ठीक है, तो भाषा का विश्लेषण में ये सभी बातों को हम एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने प्रोक्ति के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विषय है, हाँ, तो विषय तो यहाँ पर आता है। ठीक है, परिचय, विश्लेषण तो हम कंक्लूजन देते हैं ना, इसी को हम यहाँ पर मैं विश्लेषण लिख रहा हूँ, कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन जो होता है अधिक रूप से हमारा अपना होना चाहिए। ठीक है, हमने जो कुछ आंसर समाप्त किया है उसके बाद कंक्लूजन विश्लेषण हम अपना लिख सकते हैं। ठीक, तो विषय में आप क्या लिखेंगे वो बात करते हैं। ठीक, तो विषय में आप लिखेंगे भाषा के प्रकार, प्रोक्ति, मतलब प्रोक्ति के संबंध में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, प्रोक्ति होती क्या है वो। ठीक, फिर प्रोक्ति प्रारूप, प्रोक्ति विश्लेषण, पाठ विश्लेषण, समशक्ति। ठीक है, पाठ विश्लेषण ऑर्डर में आप बता सकते हैं या फिर पाठ के बाद समशक्ति फिर उसके बाद पाठ विश्लेषण, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको सब टॉपिक्स को थोड़ा याद करना होगा, प्रयास तो कर सकते हैं। ठीक है, एक दो कोई छूट भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर जो सब टॉपिक्स हैं उनको याद रखने से आप आंसर अपने से भी लिख सकते हैं यदि आप अपने पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो। ठीक, तो अब इन सब टॉपिक्स को कैसे याद रखें इसके लिए भी एक कहानी बनाते हैं।
हो सके तो आप भी कोई एक कहानी बनाइए जिससे कि सब टॉपिक्स के नाम याद रहें। तो प्रोक्ति के संबंध में, ठीक है, तो प्रोक्ति के संबंध में भाषा ने कहा कि, ठीक है, प्रोक्ति के संबंध में एक कहानी है, ठीक है, बना रहा हूँ ऐसा कुछ। तो प्रोक्ति के संबंध में भाषा ने कहा कि प्रोक्ति तो भाषा के प्रकार जानती है, ठीक है, प्रोक्ति भाषा के प्रकार जानती है, लेकिन प्रोक्ति स्वयं के बारे में नहीं जानती, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोक्ति आया ना, ठीक है, तो दोनों कंप्लीट हो गए। इस कारण से प्रोक्ति का प्रारूप और प्रोक्ति का विश्लेषण कोई नहीं ठीक से कर पाता, ठीक है। इस कारण से प्रोक्ति का प्रारूप और प्रोक्ति का विश्लेषण कोई नहीं ठीक से दे पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं, कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण से प्रोक्ति जो है वह बहुत चिंतित रहती है, प्रोक्ति चिंतित रहती है, और वह एक पुस्तक उठाकर वहीं से, उसी में से एक पाठ को पढ़ती है, और संशक्ति के कारण वह पाठ का विश्लेषण हमेशा की तरह करने लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर संशक्ति के कारण का मतलब यहाँ पर कहानी में इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। लेकिन उसका एक्चुअली मीनिंग अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कहानी एक बार याद कर लेते हैं कि जो प्रोक्ति है उससे भाषा ने कहा कि जो भाषा का प्रकार ये होता है, ठीक है, जो भाषा का प्रकार ये होता है वह प्रोक्ति जो है वह ठीक से नहीं समझती या ठीक से समझती है, ऐसा कुछ भी हम वाक्य बना सकते हैं कहानी में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोक्ति अपने प्रारूप और फिर उसके बाद प्रोक्ति प्रारूप, प्रोक्ति विश्लेषण, तो जो है वह ठीक से नहीं कर पाती, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोक्ति एक लड़की का नाम है, ऐसा आपको याद रखना होगा इसके लिए, ठीक है। कहानी याद रखने के लिए आपको ये बात याद रखना होगा कि प्रोक्ति एक लड़की का नाम है, तब जाके कहानी आपको याद रहेगी, ठीक है। तो जो प्रोक्ति है वह प्रोक्ति प्रारूप और प्रोक्ति विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाती, मतलब अपना जो प्रारूप और विश्लेषण है वो ठीक से नहीं कर पाती। इस कारण से वह एक पुस्तक उठा लेती है। इस प्रकार वह चिंतित होकर, मतलब वह चिंतित होने के बाद एक पुस्तक उठा लेती है, उससे एक पाठ पढ़ती है और अपने संशक्ति के कारण वह पाठ का विश्लेषण करने लग जाती है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कहानी बना के हम याद रख सकते हैं हमारे सब टॉपिक्स को, ठीक। तो यहाँ से हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।